आशीष त्रिपाठी आपके साथ साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। और आज का दिन बड़ा दिन है। आज देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो शुरू होगी तो शाम 5 बजे तक चलेगी। और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज सभी 70 विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर जहां 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और इस मतदान को निष्पक्ष पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनीज, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है तो कांग्रेस पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है इस विधानसभा चुनाव को। और आज वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिल्ली के सिंहासन के लिए किसे चुनेंगे, इसका परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। और इस विधानसभा चुनाव में सियासी गहमागहमी, सियासी बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप दिलचस्प दिखाई दिए और दिल्ली की जनता जो कई मोर्चों पर अलग अलग तरीके से जूझ रही है, उसके लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा खास बताएंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको बता दें दिल्ली में अब मतदान शुरू हो चुका है। वोट डाले जा रहे हैं और शुरू हो चुका है मतदान का वो सिलसिला जो शाम 5 बजे तक चलेगा। और आज 699 उम्मीदवारों को उनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करेगी। 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। कुछ समय में संशोधन की जानकारी अभी मिल रही है। और संदीप कौल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या मॉक पोल हो चुका है और 5 बजे तक मतदान होगा या 6 बजे तक होगा? थोड़ी कंफ्यूजन है दर्शकों को। देखिए, इस वक्त मैं कालकाजी विधानसभा में हूँ। ये एक हॉट सीट बदल चुकी है क्योंकि यहाँ पे पहले जो मुकाबला जो देखा जा रहा था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक हैवीवेट जो कैंडिडेट है अलका लांबा, उनको उतारा गया। उसके बाद से ये विधानसभा जो है और दिलचस्प हो गई है। इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया 7 बज चुके हैं और यहाँ शुरू होने वाली है। और सामने आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वोटर हैं, ये यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं और बुज़ुर्ग हैं जो कि सबसे पहले यहाँ पे आए हैं वोट करने के लिए। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वोट करने के लिए आए। और ये एक मैसेजिंग है उन लोगों के लिए जो अभी भी घर पे हैं और अभी शुरुआत जो है वो हो चुकी है लेकिन अभी तक वो अपने घरों से नहीं निकले। तो इस वक्त इस दिल्ली में जो है हर पोलिंग बूथ पे जो है पोलिंग स्टार्ट हो गई। अभी फिलहाल सुबह का टाइम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे जो है लोग बढ़ना शुरू होंगे। ये विधानसभा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से सीएम आतिशी जो है वो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी की और वो यहाँ पे 9:30 बजे इसी वाले स्कूल में वोट करने के लिए आएंगे। उससे पहले वो 8:30 बजे कालकाजी मंदिर जाएंगे और जिसके बाद वहाँ से वो यहाँ पे निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबकी नज़र इस विधानसभा पर भी है क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट में जो अलका लांबा है वो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुकी है, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे इस वक्त वो कैंडिडेट है। बिल्कुल संदीप, वैसे भी दिल्ली के मतदाता 70 से 80% जो मतदाता हैं वो सूर्यदेव के साथ चलते हैं। जब सूर्यदेव अपने पीक पर होते हैं तब वो घरों से निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंड का भी असर है और कालका जी मंदिर नजदीक है तो मुझे लगता है कि वहां पर दर्शन करके फिर वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं। और ये जो विधानसभा सीट है, यहां का जो त्रिकोणीय मुकाबला, ये तो सियासी दिलचस्पी लोगों की बनी ही हुई है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाए जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हर बार दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो 1, 2, 5% बढ़ता है। इस बार क्या चुनाव आयोग की विशेष तैयारियां हैं इस बारे में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाया जाए?
इलेक्शन कमीशन के सामने यही होती है कि जो लोग वोट नहीं करने आना चाहते या वोट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो इस तरीके के चुनावों में जो भागीदारी होती है वो भागीदारी कम हो जाती है। लिहाजा कई तरीके के अलग अलग उपाय इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ तक कि लगातार फ़ोन पे मैसेजेस तक आ रहे हैं, चाहे वो जो फ़ोन कॉल प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं उनके ज़रिए भी उनको बताया जा रहा है कि आप निकलिए और यहाँ पे वोट अपने अपने इलाकों में जाइए और वोट करने के लिए जाइए। सुविधा जो है कम, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि सुविधा को लेकर सवाल होते रहे हैं, लेकिन इसकी भी पूरे चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की किसी भी को दिक्कत ना हो, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि हर उस जो जगह पर, हर उस पोलिंग बूथ पर वो सारी सुविधाएँ होंगी जो कि किसी भी व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक आने में जो है मदद दे। और साथ ही को इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है कि फेयर इलेक्शन हो, इसी के चलते सुरक्षा के इंतजाम। बिल्कुल संदीप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिल्ली कमीशन का लक्ष्य है। अब आगे अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। 2025 महाकुंभ का आज का दिन यूं भी विशेष है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:05 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं और आज प्रयागराज में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे एयरपोर्ट से। उसके बाद पीएम मोदी अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक संगम में पवित्र स्नान करेंगे। और स्नान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:45 पर वापस बोट के जरिए अरैल घाट पहुंचेंगे और पीएम मोदी का 12:30 बजे प्रयागराज से वापसी का समय है। और पीएम मोदी के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ स्नान के लिए आज जा रहे हैं और कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और स्नान करके वापस दिल्ली लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इससे पहले जो कार्यक्रम तय हुआ था वो कुछ अधिक समय का था, करीब 4 से 5 घंटे प्रधानमंत्री प्रयागराज में रहने वाले थे। लेकिन कुछ एक परिस्थितियों को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने समय में बदलाव किया है, परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन अब जो कार्यक्रम है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का रहेगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की पूरी डिटेल आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और महाकुंभ मेले में 23वें दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कल रात 8 बजे तक 74,70,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जिसमें 10 लाख कल्पवासी, 64,70,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 4 फरवरी तक महाकुंभ में 38 करोड़ 29 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आज भी यह सिलसिला यथावत चलेगा। और तस्वीरें जो रात के वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं बेहद मनमोहक और आकर्षक लगती हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी इस तरह से जारी की जाती हैं। हालांकि ये तो एरियल व्यू है और कुंभ स्नान के लिए आज प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेखौफ बदमाशों की एक तस्वीर सामने आई है इंदौर से। यहां पर गौतमपुरा विधानसभा के चंबल गांव में 3 बदमाशों ने व्यापारी और उसके कर्मचारी विभोर मुंदड़ा के घर पर फायरिंग कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीनों आरोपी घर पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है वो तस्वीरें हैं। और उस लाल घेरे में जो बाइक सवार है, दरअसल यही आरोपी बताए जा रहे हैं और पेशे से व्यापारी के घर पर फायर किया गया। और जबलपुर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की चेन लूट ली और भाग गए। 2 बदमाशों ने मंदिर जा रही एक महिला की चेन लूट ली। आपको बता दें कि लूटपाट की यह वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। विजयनगर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। जबलपुर में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की चेन लूट ली और वहां से फरार हो गए। 2 बदमाशों ने मंदिर से घर जा रही महिला की चेन छीन ली और भाग खड़े हुए। आप ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से आरोपी वेल ड्रेस्ड, अप टू डेट दिखाई दे रहा है, लेकिन काम वही छीना झपटी वाला।
और जबलपुर में अवैध शराब के साथ रील बनाना दो लोगों को महंगा पड़ गया। जी हां, दोनों युवकों ने अवैध शराब के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी। दोनों ने स्कूटी में अवैध शराब रखकर ले जाए जाने का एक वीडियो पोस्ट किया था और ये वीडियो सामने आने के बाद विक्की लोधी और साहिल नामदेव नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध शराब भी बरामद कर ली गई। ये कार्रवाई रांझी पुलिस ने की। जबलपुर से पूरा मामला सामने आया। और सीधी की मडवास चौकी पुलिस थाने का एक वीडियो फिर से वायरल हुआ, जहां एक व्यक्ति की बड़ी आंखों को लेकर थाने के भीतर एक पुलिस कर्मचारी से तू मैं होती नजर आई। इसके बाद चौकी प्रभारी ने पीछे से हमला कर दिया और उसे बाहर धकेल दिया। उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को भी थाना प्रभारी केदार परोहा ने खदेड़ा। दरअसल मडवास ऑटो स्टैंड पर चाचा और भतीजे का विवाद हुआ था। पुलिस दोनों को थाने लेकर पूछताछ के लिए ले गई थी और उसी दौरान ये विवाद हुआ। हालांकि इस विवाद का जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और राजधानी भोपाल में दिन दहाड़े छेड़छाड़ और मारपीट का एक मामला सामने आया। राजधानी में चलती बस में महिला यात्री के साथ ड्राइवर और कंडक्टर ने युवती से मारपीट और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवती को चप्पलों से पीटा। ये मामला सामने आने के बाद बस छोड़कर ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए और एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये वो दरअसल बस है जो प्राइवेट बस दिखाई दे रही है। और क्या महिलाएं सुरक्षित हैं आज भी? क्या माताओं बहनों का घरों से निकलना सुरक्षित है आज भी? ये जवाब प्रशासन को देना होगा। बस में से उतर रही थी, मुझसे कंडक्टर बोलता है कि मेरी जान कहाँ उतर रही है। ये कंडक्टर ने बोला मुझसे, तो मैंने कहा तमीज से बात कर। तो मुझे गाली देता है, माँ बहन की मुझे गाली देता है और मुझसे कहता कुछ नहीं, डायरेक्ट मेरे मुंह पे उसने चप्पल से मार दिया, उसके जूते से। और एक बार नहीं, लगातार 5-6 बार उसने मेरे मुंह पे मारा है। क्या शिकायत मिली? 100 डायल ये ड्यूटी मिली हुई है। ट्रैफिक वालों ने बोला कि यहाँ विवाद हो रहा है, तो ट्रैफिक हमें इवेंट मिला थाने से, तो हम लेके इसको हम थाने लेके जा रहे हैं। मैडम कह रही है कि मीडिया को बुला रहे हैं, तो हम इसको थाने खड़ा कर रहे हैं बस को। शिकायत क्या, छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी? कहाँ गए कंडक्टर और क्लीनर, कहाँ गए? हम आए, हमें नहीं मिले, यहाँ कोई नहीं मिला हमें। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कान पकड़कर उठ बैठ लगाई। दरअसल पूर्व छात्र सम्मेलन में बचपन के साथियों के साथ थे और यहां पर मंत्री इंदर सिंह परमार ने खेल में उठ बैठ लगाकर स्कूल के दिनों को याद किया और मित्रों के साथ जमकर मौज मस्ती भी की। आपको बता दें कि शुजालपुर के सीएम राइज स्कूल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अलग अलग शहर से पूर्व छात्र सम्मेलन में कई उद्योगपति, शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए थे। और हमारे नागनी जी और इसलिए प्रभाकर और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर लसूड़िया पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इनके पास से 200 और 500 के नकली नोट बरामद किए। साथ ही प्रिंटिंग मशीन भी जब्त की गई हैं। गिरोह के मुख्य सरगना सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल लसूड़िया पुलिस ने 20 जनवरी को नकली नोट के साथ आरोपी शुभम रजक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने मोहित उर्फ महिपाल का नाम बताया। पुलिस ने महिपाल को 23 जनवरी को पकड़ा था और उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मोहित समेत अन्य 4 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया। उनके पास से 200 और 500 रुपए के 2 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद हुए। आपको बता दें कि नोट छापने के उपकरण भी इनके पास से बरामद हुए। को पकड़ा गया, वो था राजस्थान का रहने वाला है और फिलहाल नसरुल्लागंज में रह रहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने मनप्रीत नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जो कि उसने जो जानकारी दी कि ये व्यक्ति उनको नकली नोट प्रोवाइड करता है। और जब मनप्रीत के बारे में जानकारी मिली तो वो नागपुर का रहने वाला पाया गया और जो टीम गठित करके उसको नागपुर भेजा गया। और टीम ने जब इसमें रेड मारी तो उसके घर से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए और जो भी नकली नोट बनाने के लिए इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि प्रिंटर्स, लेमिनेशन मशीन और जो जिस क्वालिटी के पेपर्स थे और जो जीएसएम शीट वगैरह जो थी वो ये सब चीज़ बरामद की गई।
और जब मनप्रीत से पूछताछ की गई तो उसने अपने और सप्लायर्स के नाम बताए। इस तरह से टोटल मनप्रीत, महिपाल बेड़ा, शुभम रजक और अनुराग चौहान जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इंदौर में भीख देने पर दर्ज हुई अब दूसरी एफआईआर। 10 रुपया भीख देना एक कार चालक को इतना महंगा पड़ा कि वो आजीवन याद रखेगा। कार चालक को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हां, 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है भीख देने पर। आप भी सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। इस तरह भीख देने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। और इंदौर में ये अपनी तरह का एक दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले भी एक पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब ये दूसरा एक मामला। कार चालक को बहुत ज्यादा दया आई, उसने एक भीख मांग रहे शख्स को 10 रुपए दे दिए और अब उसे हो सकता है जमानत के लिए हजारों रुपए भी देने पड़े। और भोपाल से खबर, जहां भोपाल सीजीएसटी की टीम ने राजधानी के बैरसिया रोड स्थित एक गोदाम में छापा मारकर 12 करोड़ रुपए की सुपारी जब्त की है। ये सुपारी 4,500 बोरियों में छिपाकर गोदाम में रखी गई थी। सूचना के आधार पर पहुंची सीजीएसटी की टीम ने गोदाम में रखी सुपारी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बैरसिया रोड स्थित यह गोदाम रजिस्टर्ड नहीं है, यहां रखी गई सुपारी के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जब्त सुपारी की कुल मात्रा करीब 310 टन है। और ये भोपाल से तस्वीरें सामने आप देखिए, बैरसिया रोड के गोदाम में छापा मारा गया तो यहां से हजारों की तादाद में बोरियों में भरी हुई सुपारी बरामद हुई है। 12 करोड़ रुपए लगभग इसकी कीमत आंकी जा रही है। और अब छात्रों के लिए एक अहम खबर, भोपाल में फिटजी कोचिंग पर प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया। एमपी नगर स्थित फिटजी कोचिंग की प्रॉपर्टी की नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि नीलामी की राशि को पेरेंट्स को वितरित कर दिया जाएगा। जिसने जितनी फीस दी है उसके रुपए वापस लौटाए जाएंगे। कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। भोपाल में 700 स्टूडेंट्स के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। फीस लौटाए जाने को लेकर पेरेंट्स प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने नीलामी करने का फैसला किया है। ग्वालियर में एसएससी की परीक्षा में एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। एसएससी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आरक्षक भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में आया और बीएसएफ ने सॉल्वर्स के जरिए परीक्षा पास करने वाले 9 अभ्यर्थियों को पकड़ा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इन चयनित अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ के सॉल्वर बैठाकर लिखित परीक्षा पास की और लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त इनका फर्जीवाड़ा बीएसएफ ने पकड़ लिया। बीएसएफ ने बिलौआ थाना में एफआईआर भी दर्ज करवा दी और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नो चीटिंग। अभ्यर्थियों की जो ज्वाइनिंग थी उसके समय पे उनने चेक किया तो 9 अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों में, उनके बायोमेट्रिक में और अन्य चीज़ों में मिलान नहीं हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो 9 सदस्य हैं ये फोर्ज डॉक्यूमेंट लेके आए हैं और पुलिस थाने पर रिपोर्ट की है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया है और कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को नर्मदा जयंती पर नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भोपाल लौटते समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री नर्मदापुरम से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार होकर भोपाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और बच्चों से दुलार। मुख्यमंत्री ने ट्रेन में सफर कर आम लोगों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने यात्रियों से सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत की और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। और ट्रेन में सफ़र के दौरान मुख्यमंत्री बच्चों से घुले मिले और उन्हें प्यार दुलार किया और उनके साथ सेल्फीज ली और उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों का भी हाल चाल जाना। मैं आज नर्मदा जयंती में नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद ज़िला बोलते हैं, वहाँ पे हमारे लिए माँ नर्मदा की जयंती मनाने आए थे। आज ये नर्मदापुरम का गौरव दिवस भी है। ऐसे में हर वर्ष आता हूँ, गत वर्ष भी आया था। सबके बीच में जाने का मज़ा लेने और ख़ासकर हमारे सरकार के मामले में माननीय मोदी जी आदर्श है। जहाँ हम जनता से जुड़ कर रहेंगे तो सरकार की प्रत्येक कार्रवाई का, काम का
हमारा स्पंदन लोगों के साथ जुड़ के होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हम लगातार कोशिश करते हैं और कोशिश करने का ही परिणाम निकलता है। मतदाताओं से सरकार बनती है, इसलिए मतदाताओं से, आम नागरिकों के साथ मिलने जुलने से, उनकी रिएक्शन को लाने में, अन्यथा ये एक आभा मंडल बन जाता है, उस आभा मंडल में निकलने में कष्ट आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जैसे हमारी बहुत अच्छी बेटी अभी BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, हमारा वैभव 11th में पढ़ रहा है, यहाँ हमारा सामने प्रकट का बीटेक कर रहा है। और प्रदेश सरकार आज 12वीं फर्स्ट क्लास पास करने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने जा रही है। नर्मदा जयंती के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई देने के साथ ही यह भी कहा कि प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट क्लास पास होने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी देने जा रही है। और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवा वर्ग के साथ हमेशा खड़ी है और सरकार का हमेशा ऐसा प्रयास होगा कि युवा अपने सपनों को साकार कर सके। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूटी मिलने से छात्राओं का जो मनोबल है वो बढ़ेगा और वे अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा। और खरगोन में पवित्र नगरी मंडलेश्वर में नर्मदा जयंती पर राम घाट पर आरती के बाद लोक गायन और नृत्य नाटिका हुई। मंडलेश्वर का रामघाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमग उठा। उज्जैन की प्रसिद्ध गायिका हीरामणि वर्मा और उनके साथी कलाकारों ने मालवी लोक गायन प्रस्तुत किया। भोपाल के सुमन कोठारी और उनके साथियों ने मोक्षदायिनी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।